तो लास्ट शेयरिंग में हमने ये डिस्कस किया था कि हमने दिवाली की छुट्टियों में फ़ाइनल कर दिया था कि हम हरिद्वार जाएंगे। अब हरिद्वार की कहानी शुरू करने से पहले जो पिछले शेयरिंग में कुछ अध्याय ऐसे थे जो मैं बताना भूल गई हूँ। उसके बीच में 2 फेज़ ऐसे आए थे कि जहाँ पे जब मैं अपने ज़िंदगी के ऐसे दौर से गुज़र रही थी जहाँ पे मैंने डिसाइड कर लिया था कि अब मुझे अपने आप पे फोकस करना है और मुझे बहुत बड़ा एक बिज़नेस करना है और मुझे अब किसी रिश्तों में नहीं जाना है, मुझे अब किसी की ज़रूरत नहीं है और अब मैं सिर्फ़ और सिर्फ पैसा कमाकर अपना नाम ऊंचा करना चाहती हूँ और मेरे पापा को फ़ख्र महसूस कराना चाहती हूँ, ताकि मेरे पापा बाकी के जो बचे कुचे जीवन के साल हैं वो सुकून से जी पाएँ और यहाँ से अच्छी यादों के साथ मेरे लिए निश्चिंत होकर आगे बढ़ पाएँ। तो ये मेरा अपने आप से कमिटमेंट था। उस समय पे मैं स्कूटर पे घूमा करती थी और धीरे धीरे मेरे अंदर एक डिप्रेशन आने लगा। लाइफ के कुछ फेज़ ऐसे थे कि जहाँ पे मैंने रिसेंटली डाइवोर्स प्रोसेस से मैं गुज़री थी और उसके बाद मेरे अंदर एक भयानक डिप्रेशन का दौर चल रहा था। ये मैं कब की बात कर रही हूँ? ट्विन फ्लेम जर्नी शुरू होने से पहले की बात, जो मैंने शुरुआत में आपसे शेयर की, पहले वीडियो से मैंने जो शेयर किया आपको, उससे उसकी शुरुआत के पहले की अवस्था है ये। और किस तरीके से मेरी ये जर्नी आकार ले रही थी, इसकी कुछ आगे की बातें हैं। तो उस समय पे मैं स्कूटर पे घुमा करती थी और धीरे धीरे मेरे अंदर डिप्रेशन आने लगा था और मेरे शरीर में B12 की कमी होने लगी थी। B12 एंड D3 की कमी होने की वजह से मेरा शरीर काफ़ी कमज़ोर होने लगा था। कई बार मैं ऐसा लग रहा था कि चलते चलते मुझे चक्कर आ जा रहे हैं। डिप्रेशन इतनी भारी मात्रा में मुझे अनुभव में आ रहा था कि कई बार मैं अपने इमोशंस को बैलेंस नहीं कर पाती थी। और उस समय पे एक बार मैं स्कूटर से गिर गई, न जाने कौन से थॉट्स में थी और अपने काम से अपने घर जाते जाते मैं एकदम से स्कूटर से ऐसे ही गिर गई। गिरी तो मुझे लगी, पैरों में लगा मुझे और उस लगने की वजह से मुझे बहुत रोना आया। ज़िंदगी इतनी बोझिल थी, ऐसा लग रहा था कि सारे आसमान का वज़न मैं अकेली उठा के चल रही हूँ। मैं अपने जीवन का बोझ उठाने के काबिल ही नहीं। क्यों ज़िंदगी में इतनी परेशानियां हैं, क्यों इतना अकेलापन है, क्यों कोई भी पार्टनर मुझे समझ नहीं पा रहा है, क्यों कोई मुझे उस लेवल का नहीं मिल रहा है जैसी मेरी एनर्जीज़ है, जैसी मैं हूँ। तो ये सारे सवालों के साथ ज़िंदगी बड़ी बोझिल थी, खुद का वज़न उठाना मुश्किल लग रहा था और अपनी पावर्स मेरे पास नहीं थी। तो मैं स्कूटर से गिर गई और मुझे पैरों में लगी और वो जो मेरे साथ हादसा हुआ, बहुत नहीं लगी थी, बहुत हल्का था, सामान्य सी चोट थी, पर घाव भीतर बहुत गहरा था और अंदर तक मुझे झंझोड़ के चला गया कि क्या जीवन जी रही हूँ मैं और ऐसे कैसे चलेगा। एटलीस्ट मेरे पास अपनी फ्रीडम क्यों नहीं है। जब से मेरी अपनी 4 व्हीलर कार मैंने जो अपने पैसों से ख़रीदी थी एक समय पे, वो भी बिक चुकी थी, मेरा सब पैसा सब समाप्त हो चुका था और मेरे पास कुछ नहीं था, तो मेरे पास 2 व्हीलर था और यही याद आ रहा था कि ये जो मेरे पास अपनी कार होती तो मैं काश यहाँ से सूरत से 65-70 किलोमीटर दूर मेरे पापा का घर होता है, अंकलेश्वर भरूच में पापा रहते हैं। तो मैं सूरत से अंकलेश्वर कभी भी मन किया, दिन भर में काम करने के बाद रात को मुझे अपने पापा के पास जाना है, अपने घर जाना है, तो मैं चली जाऊँ, एक आध दिन उनके साथ रहूँ, फिर अपने काम पे आ जाऊँ। मुझे बस पकड़ना, ट्रेन पकड़ना, उनके टाइम से चलना मुझे अच्छा कभी भी नहीं लगता था। दूसरा, किसी के भरोसे रहना, कोई मुझे बिठा के ले जाता और कोई मुझे सहारा देता, ऐसी चीज़ें भी मुझे नहीं पसंद थी। तो मुझे ये लगता था कि मेरी ज़िंदगी में कार होनी बहुत ज़रूरी है। तो मेरे पास उस समय पे पैसे नहीं हैं कार लेने के लिए। कोई भी कार ख़रीदनी हो तो एटलीस्ट आपके पास डाउन पेमेंट होना चाहिए और बहुत स्ट्रॉन्ग फील आ रहा था कि मुझे कार लेनी है। काश मेरे पास कार हो तो एटलीस्ट मैं अपना ट्रैवल कर पाऊँ बेहतर तरीके से और जब मन करे अपने मम्मी पापा से मिलने चली जाऊँ, थोड़ा सा मुझे भी अच्छा लगेगा। तो
ये फीलिंग मैंने अपने एक फ्रेंड से की, शेयर की। और ये मेरा दोस्त ऐसा है, देखिए आपके जीवन में हमेशा कुछ आत्माएं आपको सपोर्टिव रोल प्ले करने के लिए आती हैं, आपके लिए सपोर्ट सिस्टम बनकर आती हैं। वो सिर्फ पूरे जीवन में आपकी भक्ति ही करती हैं, आपको हर अच्छे बुरे में मोटिवेट ही करती हैं और आपको साथ ही देती हैं। ऐसे बुरे से बुरे समय में और कोई खड़ा नहीं होगा, पर ये सोल होगी। तो ऐसा ही मेरा एक मित्र था जो अनकंडीशनली पिछले 28-30 सालों से मेरे साथ था। जब हम काफ़ी यंग एज में थे तब से हम एक दूसरे को जानते हैं, और हमारे बीच में कोई कोई कनेक्शन नहीं है, कोई लस्ट नहीं है, कोई अट्रैक्शन नहीं है, कोई अफेक्शन नहीं, कुछ भी नहीं, बस एक मित्रता है। तो मैं 6-6 महीने शायद उससे बात नहीं करती हूँ, पर जब मैं उदास होती हूँ या मेरे साथ कुछ अनहोनी होती है तो उसका मैसेज ज़रूर आता है। बदले में मैं उसे रिवर्ट करूँ ना करूँ, उसके मैसेज का जवाब दूँ या ना दूँ, उसे बुरा नहीं लगता है। मैं उसे जानती हूँ और वो भी मुझे जानता है। उसे ये पता है कि मेरा मैसेज नहीं ही आएगा या मुझे चैट करना पसंद नहीं है, तो वो एक्सपेक्ट भी नहीं करता है कि मैं उसे रिवर्ट करूँ, बस वो अपना काम करता है। तो वो उस समय पे मुझे वो पूछ रहा था कि क्या हुआ, क्यों डिप्रेशन में है, क्या चल रहा है। वो उस समय पे एक्टिव हो जाता है। तब मैंने उससे शेयर किया कि मुझे ऐसा फ़ील होता है कि काश मेरे पास एक कार हो, मुझे कार लेनी है, बस कुछ भी हो जाए, मुझे कार लेनी है ताकि मैं जब मन करे मैं अंकलेश्वर आ पाऊँ, मैं अपने मम्मी पापा के साथ रह पाऊँ और मैं वापस अपने काम पे भी आ जाऊँ, इंडिपेंडेंट हो जाऊँ। उसने कुछ नहीं पूछा, उसने बस यही कहा कि तू डिसाइड कर तुझे कौन सी कार लेनी है। और मैंने उसे कहा कि मैं चेक करके बताती हूँ, टेस्ट ड्राइव लेके बताती हूँ कौन सी कार लेनी है, क्या करना है। उस समय पे 2 कार मार्केट में मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आ रही थी। उसमें एक नाम है अल्टोज़, टाटा अल्टोज़, और मुझे वो बहुत अच्छी लगती थी और मुझे ऐसा था कि मुझे ये लेनी है, मुझे इस कार में जाना है। उससे पहले मेरे पास अपनी होंडा ब्रियो थी। ब्रियो कार मुझे बहुत पसंद थी। उसका आउटर लुक, रेड कलर की ब्रियो लेकर जब मैं निकलती थी तो मुझे ऐसा लगता था कि जैसे कोई क्वीन निकल रही हो। और शायद ये मेरा अटैचमेंट था, और ये मेरी अपनी कमाई से ली हुई और अपने आप से पूरी की हुई चीज़ थी कि जिसको मैंने ख़रीदा था। तो ऐसा करते जब वो बिक गई तो सबसे ज़्यादा दुःख मुझे हुआ था, जैसे मैंने अपने आप से अपने बच्चे को अलग कर दिया हो। तो ये कंडीशन भी आई थी, उसको मैं अलग तरीके से शेयर करूँगी, ये ज़िंदगी के कुछ अलग अलग अनुभव हैं। पर अभी इस जर्नी को आगे बढ़ाते हैं। तो मुझे कार लेनी थी जिसमें मुझे अल्ट्रोज़ पसंद आ रही थी, पर अल्ट्रोज़ की जो वैल्यू थी वो मेरी अपनी प्रेजेंट कंडीशन को मैच नहीं करती थी, और मेरे अंदर अभी काफ़ी सारे फ़ियर्स भी थे और लिमिटेशंस भी थे। तो मुझे ये था कि मुझे कोई ऐसी कार चाहिए जो मुझे मेरी पर्पस को भी पूरा करे और मेरे बजट में भी आए, और दूसरा कि इकोनॉमिक हो। मुझे ज़्यादा उसमें अभी एक्सपेंसेस मैं नहीं कर सकती हूँ, इन ज़्यादा मैं उसकी मेंटेनेंस को अफोर्ड नहीं कर सकती हूँ। तो ऐसे करते हुए मुझे ये फ़ील हुआ कि मुझे थोड़ी सी ऊंची और स्पॉटी कार का इंटरेस्ट है, मुझे बहुत शौक़ है। तो हमेशा से थार मुझे बहुत पसंद आती थी। तो मैंने थार की टेस्ट ड्राइव भी ली, अल्ट्रोज़ की टेस्ट ड्राइव भी ली, पर मेरा जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट था, मेरा जो बजट था, मेरी उस समय की जो फाइनेंशियल कंडीशन थी, वो इसको मैच नहीं करती थी। तो मैंने कहा कि कोई कार ऐसी हो या ऐसी छोटी सी कार मेरे पास आए जो ऊंची भी हो, स्पॉटी फील भी दे, मेरा पर्पस भी पूरा करे और मुझे आनंद भी दे। तो फिर मुझे बेसिक से बेसिक बिगिनर्स के लिए जो कार होती है, जो स्मॉल फैमिली के लिए कार होती है, उस पर मेरा दिल बैठा। अब कार का कलर कौन सा लेना है, बहुत स्ट्रॉन्ग फील हो रहा है सारे कलर देखकर कि इस पर मुझे रेड कलर नहीं लेना है, वाइट कलर भी नहीं लेना है, ब्लैक भी नहीं लेना है, ब्लू कलर लेना है। क्यों ये ब्लू कलर मेरे पास आना चाहता था ये मुझे नहीं पता है, पर बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग आए बस ब्लू ही लेनी है। और एस्प्रेसो, मारुति सुजुकी की एस्प्रेसो ब्लू कलर की मैंने परचेज़ की। उस समय पे मेरे पास डाउन पेमेंट के लिए पैसे नहीं। मेरे उस फ्रेंड ने किसी
एजेंट से कांटेक्ट किया, डाउन पेमेंट उसने दिया, मिनिमम डाउन पेमेंट से मैंने ये कार परचेज़ की और मेरी जर्नी शुरू हुई। और उसके बाद मेरे लिए इतना आसान हो गया कि मैं हफ्ते में एक आध बार अपने पेरेंट्स से मिलने चली जाती। मेरे लिए फ्रीडम हो गई कि मैं हर सैटरडे समुंदर किनारे जा सकती थी। मैं हर संडे को हमारे गुजरात में एक ही हिल स्टेशन नज़दीक पड़ता है जो है सापुतारा। एवरी संडे हम बंदरों की टीम सापुतारा पहुंच जाती। लॉकडाउन में भी सापुतारा पहुंचे, तो किसी भी हाल में हम सापुतारा पहुंच जाते। तो इस तरीके से ये कार की जर्नी मेरी शुरू हुई। मेरे पास कार आई और वो भी ब्लू कलर की। ब्लू कलर की कार आने के बाद मेरे जीवन में काफ़ी लेवल पे राहत होने लगी। मुझे वो अपनी फैक्ट्री के काम में भी काफ़ी काम आने लगी। बहुत सारा स्टॉक उसमें भर कर मार्केट में हम देने सप्लाई करने का काम भी कर लेते, वहाँ से लाना करना वो सब भी हो जाता। या बाहर के सिटीज़ में अगर कोई वेंडर हो या कोई पार्टीज़ हों तो हमें अपना सारा स्टॉक ले जाकर उनको सप्लाई करना, ये सब हमारे लिए आसान हो गया था। कार की जर्नी शुरू हुई थी हमारी इस तरीके से। और जब दिवाली आई, जब हमें हरिद्वार जाना था, मैं उस बात को अब यहाँ जोड़ देती हूँ कि हमें हरिद्वार जाना था और पापा बोल रहे हैं कि अब कैसे जाओगे। मैंने कहा कार से। पापा की दो आंखें बड़ी हुई और कहा खबरदार जो कार से गए तो बोले कि बिल्कुल नहीं जाना है और किसी भी तरीके से या तो बुकिंग कराओ, एजेंट्स के साथ जाओ। तो पापा से हम ये कहने की हिम्मत ही नहीं कर पाए कि हम कार से जाएंगे, क्योंकि उन्होंने पहले ही कहने से पहले ही मना कर दिया था। दो आंखें बड़ी हो चुकी थी इनकी, कार से तो बिल्कुल नहीं जाना है। हमने कहा नहीं नहीं, कार से बिल्कुल नहीं जाएंगे। तो हम तो 6 जनों का ग्रुप है, उसमें 4 जन हम हैं, मैं, गीता, वो मेरा जो बिज़नेस पार्टनर था जिसका नाम था मेहुल, और एक और गीता के साथ लड़की थी मीना। ये 4 जन हम हैं और 2 जन एक और कपल हैं जिसे हम नहीं जानते हैं पर अभी न्यूली मैरिड कपल हैं। बस ऐसी हमने कहानी बना दी। झूठ बोला पर पता नहीं ये झूठ बोलना शायद इसलिए ज़रूरी था कि कुछ हमें एक्सपेरिमेंट करने थे। किसी भी तरीके से कोई टूरिस्ट कंपनी में किसी ड्राइवर को लेकर या किसी कार को, रेंटेड कार को हायर करके जाने का मन नहीं कर रहा था। कुछ अलग करने का मन कर रहा था। और 200-300 किलोमीटर तक मैं ड्राइव करना सीख चुकी थी, तो मेरे लिए तो ये एडवेंचर था और अपनी सारी पावर वापस रीगेन करने का मौका भी था। मुझे नहीं पता था कि इस जर्नी में मुझे क्या मिलने वाला है, पर बस अंदर से ये एक्साइटमेंट थी कि हम जा रहे हैं। पापा को झूठ मूठ बोल दिया कि दूसरे दिन सुबह 10 बजे हम निकल रहे हैं और बस एक हमने कार हायर की है अर्टिगा और एक ड्राइवर आ रहा है और उसमें 6 जन हैं, ताकि हमारी शेयरिंग में हमें खर्चा कम पड़े। और पापा को विश्वास तो नहीं आ रहा था पर विश्वास करते जा रहे हैं। ठीक है, पापा ने कहा टूरिस्ट कंपनी वाले का नंबर भेज दो, ड्राइवर का नंबर भेज दो और अर्टिगा कार जो आपके साथ आ रही है उसका नंबर भेज दो। मैंने कहा ठीक है पापा। दूसरे दिन सुबह हमने तो पैकिंग कर ली थी, तो दूसरे दिन सुबह हमें निकलना था। छुट्टियां शुरू हो गई और दिवाली का दिन था। दिवाली के दिन ही हमें तो यहाँ से निकल जाना था। तो दिवाली के दिन हम निकले, दिवाली के 2 दिन पहले हम निकले, और दिवाली के 2 दिन पहले हम निकले यहाँ से, गुजरात से, सूरत से। हम 4 बजे निकल गए अपनी कार लेकर। 6 बजे तो हमने अंकलेश्वर क्रॉस कर लिया। पापा का घर रास्ते में ही आता है, उनका शहर, वो क्रॉस कर लिया। और 10 बजते बजते तो हमने बड़ौदा अहमदाबाद के बाईपास को क्रॉस करते हुए गोधरा के आसपास पहुंच चुके थे। और अब बारी थी पापा को कॉल करने की, क्योंकि पापा को बोला था कि 10 बजे हम निकलेंगे और यहाँ से हम पहले दिल्ली जाकर रुकेंगे और दिल्ली से दूसरे दिन का सफ़र हमारा रहेगा ऋषिकेश, ये हरिद्वार की ओर का। ऐसे हमने प्लान उनको दे रखा था और हम जा रहे हैं 1 हफ्ते के लिए। तो इतना हमने पापा को बता रखा था। अब 10 बज गए, 10 बजे पापा को कॉल करना है। तो मैंने मम्मी को कॉल किया। पापा को कॉल करने की हिम्मत नहीं है। मम्मी को कॉल किया और मम्मी को बताया कि मम्मी अभी हम बस जा ही रहे हैं, सब इकट्ठे हो रहे हैं, हमारा सामान सब लेके हम बस हमारी टैक्सी भी आ गई है और ड्राइवर भी आ गया है, बस उन 2 जनों की वेट कर रहे हैं जो न्यूली मैरिड कपल है।
इस तरीके से हमने कहानी बनाई और उनको कॉल करके बता दिया। तो फिर से बोला पापा बोल रहे हैं कि टैक्सी का नंबर भेजो और ड्राइवर का नंबर भेजो। मैंने कहा ठीक है मैं भेजती हूँ, थोड़ी देर रुक जाओ, अभी मैं कहीं उतरूँगी तो फ़ोटो लेकर आपको भेज दूँगी, अभी एक बार हमें सबको सेट हो जाने दो, अभी बहुत जल्दी है। ऐसे करके मैंने कॉल रख दिया। फिर दिन बीत गया, शाम हुई, हम दिल्ली पहुंच गए। वेरी फर्स्ट टाइम, पहला अनुभव अपने स्टेट को छोड़कर दूसरे स्टेट में जाने का, सेल्फ ड्राइव। और गाड़ी में कौन है? कोई नहीं आया, मैं और गीता। सिर्फ दो ही जन हम निकले हैं अपनी गाड़ी लेकर और हम पहुंच गए। रात को आया था दिल्ली का, पर रूट सेट किया था जयपुर का और हमें जयपुर जाकर रुकना था। अब ज़िंदगी में पहली बार हम दो अकेली लड़कियां, लेडीज़, और मैं ड्राइव कर रही हूँ फुल डे। इतने घंटे ड्राइविंग का मुझे कभी कोई एक्सपीरियंस नहीं था। हाईवेज़ पे चलाने का एक्सपीरियंस था पर इतनी मास्टरी कभी नहीं थी। और रास्ते में क्या होगा, स्टेट बदलेगा, कब पुलिस पकड़ेगी, कभी कोई गलती हुई या कुछ हुआ, कुछ नहीं। थोड़े थोड़े हल्के हल्के डर ज़रूर थे पर उससे भी ज़्यादा खुशी और विश्वास था। और मेन एक प्रश्न था कि कहाँ रुकेंगे और कैसे रुकेंगे। जयपुर आया। जयपुर के मेन हाईवेज़ पे ही हमने सोचा कि हम ऐसी जगह पे रुकते हैं कि जहाँ पे ज़्यादा अंदर ना जाना पड़े और उसके बाद दूसरे दिन का सफ़र थोड़ा और आसान हो जाए। तो फिर हमने कोई अच्छी सी होटल ढूंढ कर स्टे मैनेज कर लिया। दैट वाज नॉट वेरी गुड एक्सपीरियंस। उस स्टे का हमारा इतना अच्छा अनुभव नहीं है क्योंकि अच्छी जगह ज़्यादा नहीं खोज पाए थे, पर डर जैसी कोई स्थिति नहीं थी। हम सुरक्षित थे। अंदर से ये फील था कि हम कहीं भी जाएंगे हम सुरक्षित हैं। ये आत्मविश्वास अंदर से ही आता जा रहा था। और रात को फिर मम्मी का कॉल आया, तूने वीडियो नहीं भेजी। मैंने कहा मम्मी बहुत लंबा सफ़र है और हम रुके ही नहीं हैं, 10 मिनट के लिए रुके थे तो उतने में मैं वापस भूल गई हूँ और अभी हम सब बस बातों में उलझे हुए हैं, अभी तो रख दे, हम सेफली पहुँच गए हैं और कल जब हम हरिद्वार पहुँच जाएंगे तो वहाँ से मैं तुझे कॉल कर दूँगी, बिल्कुल चिंता मत करना। तो मम्मी एकदम मान गई। वहाँ पे पापा का चल रहा है कि ये नक्की अपनी गाड़ी लेकर गई है, ये हमसे झूठ बोल रही है। कंटिन्यूस पापा का चल रहा है, उसने गाड़ी की फ़ोटो नहीं भेजी है, नंबर प्लेट नहीं भेजी है, कॉल नहीं किया, ड्राइवर का नंबर नहीं दिया, उसे कॉल का ड्राइवर का नंबर मांगो। पर मम्मी उनको समझा रही है मेरी बात हो गई है, वो सेफ़ है, चिंता मत करो आप। तो ऐसे चल रहा है। दूसरे दिन जयपुर से 5 बजे हम निकल गए। जयपुर से निकले हम सीधा पहुँचे हरिद्वार। शाम को 6 बजे तक हम हरिद्वार पहुँच गए। सब कुछ चल रहा है गूगल मैप के आधार पे और गीता लीड कर रही है। गीता मुझे मैप बताती जाती है, मैं ड्राइव करती जाती हूँ। ऐसे करते करते हम हरिद्वार पहुँच गए। हरिद्वार पहुँचकर हमने हमने सामने से जैसे हम पहुँचे, हमने गाड़ी पार्क कर ली। कोई एजेंट आ गया जो हमें अच्छी सी होटल पे ले गया और हमें अच्छा स्टे मिला और काफ़ी साफ़ सुथरी और अच्छी जगह थी। और बस एक्साइटमेंट थी कि रात को कितनी जल्दी गंगा किनारे जाकर बैठें। अब देखना है हरिद्वार, गंगा किनारे जाना है। अब इस समय पे मैं अपने आप को ऑब्जर्व करती हूँ तो मुझे कोई चीड़ नहीं थी खुली गटरों की, उन भीड़ भाड़ की, उन छोटी छोटी गलियों की। और हम फ्रेश होकर पहुँच गए गंगा किनारे। गंगा आरती की भीड़ लगी हुई थी, इतनी सारी ये भीड़ उमटी हुई थी, इतने लोग थे, इतना शोर था, इतनी बेचैनी थी। पर बस हमें ये खुशी थी कि हम गंगा किनारे हैं और उस दिन की आरती की जो धाम धूम है उसे हमने अनुभव किया। ठीक है, यानी कि 2 दिन के सफ़र के बाद हम अपने डेस्टिनेशन पे पहुँचे थे, फाइनली गंगा किनारे। और वहाँ जाकर अनुभव, एक तृप्ति, एक ठहराव हमने महसूस किया। वहाँ से और कोई बड़े अनुभव नहीं हुए और कोई चीज़ें नहीं घटी। असली अनुभव शुरू होने वाला था दूसरे दिन, उससे हम वाकिफ़ नहीं थे। फिर हम जाकर सो गए, आराम किया। 2 दिन का जो ड्राइव किया हुआ था उसकी जो थकान लगी थी वो सब निपटाया। दूसरे दिन सुबह अब हरिद्वार गंगा को तो देख लिए, आरती को भी देख लिए, अब क्या करें। तो दूसरे दिन सोचा यहाँ से ऋषिकेश 25 किलोमीटर्स ही हैं, चलो चलते हैं ऋषिकेश। ऋषिकेश के बारे में मैंने रास्ते में ही सुना और कभी सुना भी होगा तो उस पर पूरा ध्यान नहीं गया होगा मेरा। हम ऋषिकेश पहुँच गए। ऋषिकेश पहुँचे
तपोवन साइड हम गए तो ऐसा लगा कि ये क्या है, ऐसी कैसी जगह है। उसके बाद हम लक्ष्मण झूला क्रॉस करके दूसरी साइड गए। वहाँ पे जाकर लगा कि यार ये छोटी छोटी गलियाँ हैं, यहाँ क्या मज़ा आएगा, ऐसे में क्या रहना। ऋषिकेश के बारे में मेरे एक फ्रेंड ने बता रखा था कि यहाँ पे इजरायली पीपल बहुत होते हैं और लोग लॉन्ग स्टे के लिए भी आते हैं, तो ये जगह अच्छी है लॉन्ग स्टे के लिए भी या 2-4 दिन रहने के लिए भी। बहुत सारे कैफ़ेज़ भी हैं, आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। हमें कुछ ऐसा मज़ा नहीं आया, तो मैंने गीता से कहा अब क्या करना, ऋषिकेश में रुकना है। तो हम दोनों एक दूसरे का चेहरा देख रहे हैं, तो मैंने कहा नहीं, रुकने का मन नहीं कर रहा है, चलो और आगे चलते हैं। कहाँ जाएं? यहाँ से केदारनाथ कुछ इतने ही किलोमीटर्स हैं। दोपहर को 2 बजे थे और केदारनाथ के कुछ किलोमीटर्स बता रहे थे। कितने हैं मुझे अभी याद नहीं है, 170 या 250 किलोमीटर। मैंने कहा बस इतने ही। जब एक दिन के 700-800 किलोमीटर हम काट के आए हैं, 2 दिन में 1700 किलोमीटर काटे हैं, तो ये तो 250 किलोमीटर तो खेल खेल है। चलो चलते हैं। तो हम निकल गए। अभी ऋषिकेश का हमें कोई परिचय नहीं है और गंगा का और कोई अनुभव नहीं है, बस इतना ही, जैसे आत्मा तृप्त हो गई यहाँ पहुँचकर, और यही करना था। तो यहाँ से आगे निकलने का हमने सोच लिया। हम केदारनाथ की ओर निकल गए। अब केदारनाथ के रास्ते कैसे होंगे हमें नहीं पता है, बस गाड़ी चलती गई गूगल मैप के आधार पे, और रास्ते इतने टफ आ रहे हैं कि मुझे, जब मैं ऊपर से नीचे देखती हूँ उतनी ऊंचाई से, तो मुझे मरने का डर लग रहा है। मुझे बार बार वो विजन्स आ रहे हैं कि कैसे गाड़ी ऊपर से नीचे गिरेगी और ख़त्म हो जाएंगे, पर फिर भी गाड़ी चलती जा रही है। बहुत सारे डर ट्रिगर हुए, बहुत सारी सिचुएशंस मेरी आंखों के सामने विजन्स के फॉर्म में आती गई, पर अंदर से ये फील था कि हम सुरक्षित हैं, हम सेफ़ हैं। 8 बजे के आसपास हम केदारनाथ पहुंच गए। अब रास्ते में ये माहौल बन रखा हुआ था कि केदारनाथ में आपको स्टे नहीं मिलेगा, केदारनाथ के कमाड़ अब बंद होने वाले हैं और आखिरी एक ही दिन बचा हुआ है। आप लास्ट डे को आए हैं, यानी कल कमाड़ बंद हो जाएंगे उसके, और आपको कहीं स्टे नहीं मिलेगा, भागदड़ मची होगी। तो हमें लग रहा है कि कहाँ रुकेंगे, क्या करेंगे। काफ़ी वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं केदारनाथ के कि लोग कहाँ स्टे करते हैं, कहाँ रुक जाते हैं। तो कुछ रुद्रप्रयाग या ऐसे कुछ नाम भी आते हैं केदारनाथ से पहले जहाँ लोग रुकते हैं। तो हमने ये सोचा कि क्या यहीं पे रुक जाए, और आगे जाएंगे और रहने की जगह ना मिले तो कुछ गिनी चुनी होटल्स होंगी, तो कुछ छोटा सा कस्बा होगा, तो क्या होगा कैसे होगा नहीं पता। ऐसे करते करते हम केदारनाथ से कुछ किलोमीटर आगे ही एक अच्छी सी हमें जगह दिखी रुकने के लिए, होटल, और हम वहीं पे रुक गए। रूम्स अच्छे थे और माहौल भी अच्छा था, फैमिली क्राउड भी था, तो लगा यही सेफ़ है, यहीं रुक जाते हैं। और लकीली जब हम वहाँ पे अपना डेटा फिलअप कर रहे हैं, जब रूम्स के लिए एंट्री चेक इन कर रहे हैं हम, तो वहीं पे केदारनाथ की यात्रा करवाने के लिए एक व्यक्ति खड़ा है और वो पूछ रहा है कल सुबह यात्रा करोगे क्या आप। हमने कहा ठीक है। तो बोले घोड़े पे जाना है। मैंने कहा ठीक है, चल के जाते हैं। ये मुझे नहीं पता था, ना ही कुछ वीडियोस देखे थे जिसमें ये देखा था कि कुछ लोग चढ़ के भी जाते हैं, खुद अपने पैरों पे चल के भी जाते हैं, और बहुत कठिन चढ़ाई है। तो मेरी फ़िज़िकल कंडीशन ये नहीं थी कि मैं चल के यात्रा करूं, तो मेरे लिए तो यही बेटर था कि मैं अभी घोड़े पे यात्रा करूं। और वहाँ पे हेलीकॉप्टर्स भी चलते हैं, पर उसका क्या सोर्स रहेगा, कैसे बुकिंग होगी, वो भी नहीं पता है। तो मैंने कहा ठीक है, क्या लोगे। तो जो रेगुलर चार्जेस थे वो उन्होंने बताए और हमने एग्री कर दिया। सुबह 5 बजे यात्रा के लिए निकलना था और हमारी यात्रा 5 बजे शुरू हुई। पीछे मेरे पापा का वही सीन चल रहा था, तेरी गाड़ी की चाबी दे, हमें किसी काम के लिए तेरी गाड़ी चाहिए। तो मैंने कहा कि नीचे बेसमेंट में रखी हैं, चाबी तो मैं अपने साथ लेकर आई हूँ, आप मुझे पहले बताते तो मैं आपको चाबी भेज देती, पर अभी तो हम तो निकल आए और चाबी तो मैं अपने साथ ले आई हूँ। तो पापा बोले चाबी क्यों साथ में ले गई, जब तू ट्रैवल एजेंसी से गई है तो अपनी गाड़ी की चाबी साथ में क्यों ले गई है। तो मैंने फिर झूठ बोला। मैंने कहा घर पे चाबी रख के करती क्या। मैंने कहा किसे काम आती, मेरे पर्स में पड़ी रहती है, तो वो मेरे साथ आ गई।
तो ठीक है, पापा को अविश्वास तो है ही, अभी उनको डाइजेस्ट नहीं हो रहा है कि ये झूठ बोल रही है, ये सच तो बोल नहीं रही है। तो उनका वो पीछे चल ही रहा था। तो फिर हम केदारनाथ सुबह घोड़े पे निकल गए, राइट टाइम पे 5 बजे हम निकल गए। थोड़ा सा डर भी लग रहा था कि जो व्यक्ति हमें ले जा रहा है वो सही होगा, कोई ठग तो नहीं होगा, पैसे उसने एडवांस में ले लिए हैं, सही घोड़े देगा कि नहीं, हमें न जाने कहाँ ले जाएगा, कैसी यात्रा रहेगी, कैसे करेंगे। बहुत सारे फियर्स, बहुत सारे सवाल, पर सब कुछ चलता गया। फिर हम 5 घंटे का सफ़र तय करते, घोड़े पर 5 घंटे का सफ़र तय करते हुए ऊपर पहुँचे। थोड़ी शर्म भी आ रही थी। रास्ते में हमने इतने लोगों को देखा जो पैदल यात्रा कर रहे थे, हमसे काफ़ी ज़्यादा उम्र वाले लोग और काफ़ी यंग बच्चे भी पैदल यात्रा कर रहे थे, तो थोड़ी शर्म भी आ रही थी। पर ये पहली बार का था और ऊपर पहुंचना ज़रूरी था, तो हम चले गए। ऊपर पहुंचते ही जैसे ही घोड़े से उतरे, अब आधे किलोमीटर का रास्ता हमें चढ़कर जाना था और हाई अल्टीट्यूड के कारण सांस की तकलीफ़ होने लगी, डिजीनेस आने लगी और धड़कनें इतनी तेज़, इतना दर्द महसूस हो कि 4 कदम ना चला जाए और मोरल डाउन हो रहा है। मन तो कर रहा है कि शरीर को इतनी तकलीफ़ क्यों देनी, यहीं से नीचे चले आऊँ। तो अंदर से आवाज़ आ रही है कि नहीं, हो जाएगा। और उस कंडीशन में मेरे अंदर कहाँ से ऊर्जा आई। गीता का मोरल डाउन हो गया, जबकि वो स्लिम है, यंग है, पर उसका बॉडी उसको सपोर्ट नहीं कर रहा है। और मेरे अंदर से आ रहा है कि नहीं, कर लेंगे, 4-4 कदम चलते हुए भी पहुंच जाएंगे। खूब बर्फ़ है, खूब ठंडी है। और थोड़ा आगे चलने के बाद पता चलता है कि मोदी जी आए हैं, न्यू ईयर है आज, आज आखिरी दिन भी है और न्यू ईयर के दिन मोदी जी आए हैं और लाखों की भीड़ उमड़ी हुई है और रास्ते बंद हैं, आपको और आगे नहीं जाने दिया जाएगा। कम से कम 2 लाख से ज़्यादा पब्लिक मोदी जी का भाषण सुन रहे हैं, रास्ते बंद हैं और पूरी प्रीमाइसिस में सारे मंडप लगे हुए हैं और सब कुछ हो रहा है। और 2 घंटे तक आपको हमें वहीं बिठा दिया गया उस भीड़ में। और दूर से मुझे उनका चमकता हुआ चेहरा और उनकी जो वाइब्रेशनल ऑरा है, उनकी जो वाइब्रेशंस हैं, उनकी जो पावरफुल एनर्जी है, उसको मैं साक्षात देख पा रही थी। और मुझे ये फील हो रहा था कि इस व्यक्ति ने अपना आभा मंडल क्या बनाया है। और अंदर से स्वयं ही निकल रहा था कि आज उनके और मेरे बीच में लाखों लोगों का फासला है, पर कभी एक दिन ऐसा होगा कि जहाँ पे बाजू बाजू में खड़े होंगे। ये कौन बोल रहा था पता नहीं, पर अंदर से बस ये आ रहा था। ये क्यों शेयर कर रही हूँ, इसका क्या तात्पर्य है, ये भी पता नहीं, पर ये वो फीलिंग थी उस दिन की कि एक दिन ऐसा आएगा कि उनकी ऑरा और उनका ये तेज एक्सेक्ट आमने सामने या बाजू बाजू में खड़े होकर देखने को मिलेगा। और उस दिन मेरा आभा मंडल या मेरी अपनी ऊर्जा भी सेम होगी। तो ये एक स्थिति है। 2 घंटे के उनके प्रवचन के बाद भीड़ टल गई और इतनी धक्का मुक्की, इतनी भीड़, जैसे ही हम मंदिर परिसर में पहुंचते हैं तो लोग पागलों की तरह लाइन में लगे हैं। किसके जूते कहाँ, किसके जूते कहाँ। और हम लाइन में खड़े हैं। लाइन में खड़े हैं तो हमें ये नहीं पता चल रहा है कि कमाड़ खुलने के बाद जो भीड़ अंदर जाएगी और कब मेरा नंबर लगेगा, कब हमारा नंबर लगेगा। और ये सब मुझे एकदम बेतुका लग रहा है, बिल्कुल बिना मतलब का लग रहा है। और मुझे ये एहसास हो रहा है कि इतनी पवित्र जगह, इतनी पावरफुल जगह है और जिसमें लोग, पेशेंस नहीं है किसी में धैर्य नहीं है, किसी में शांति नहीं है। लोग शोर मचाते जा रहे हैं, धक्का मुक्की कर रहे हैं, सबके चप्पल सामान सब कहीं ना कहीं पे उड़े हुए हैं और अंदर इतनी भयानक भीड़ लगी हुई है कि अंदर जाकर भी शायद आपको केदार बाबा के दर्शन नहीं हो पाएंगे। तो ऐसी स्थिति में हम कम से कम 1 से 1.5 घंटा खड़े रहे और अंदर से आवाज़ आ रही है कि नहीं, ये सही नहीं है, ये तो नहीं करना, ऐसे तो दर्शन नहीं करने। जिस दिन मेरी तकदीर में होगा और मेरी योग्यता में होगा, उस दिन तू मुझे सामने से दर्शन देगा।
तो मैंने तय किया, मैंने गीता से कहा, गीता हम अंदर नहीं जाएंगे, हम नंदी के पास खड़े रहें। और मैंने डायरेक्ट उस ऊर्जा से संपर्क बनाकर मैंने कहा, जो तू अंदर बैठा हुआ है वही तू मेरे भीतर भी है। मेरे भीतर के जो तेरे स्वरूप है उसको मैं प्रणाम करती हूँ और आज मैं यहीं से वापस लौटती हूँ। एक दिन उस समय पर लौटूंगी जब तुम मुझे बुलाए और जब मेरी योग्यता हो। इस भीड़ में, इस धक्का मुक्की में खड़े रहने का स्वभाव मेरा नहीं है और ना ही मैं इसे झेल सकती हूँ। ये पागलपन है, इस पागलपन को मैं नहीं करना चाहती हूँ। तो जो तू अंदर बैठा हुआ है वो मेरे भीतर भी बैठा हुआ है और मैं उसी को प्रणाम करके यहाँ से वापस लौट रही हूँ। और हम वहाँ से लौट गए। 5 घंटे का सफ़र और था। घोड़े पे बैठकर वापस हमें नीचे उतरना था। नीचे उतरते उतरते शाम हो जाएगी, अंधेरा हो जाएगा। उतरने का थोड़ा डर भी था क्योंकि जैसी चढ़ाई कठिन थी वैसे ही घोड़े नीचे उतरते समय हो सकता है आपको गिरा दें, वैसा डर लग रहा था। और थके हुए थे, इतने 3 दिन का सफ़र, इतना लंबा ट्रैवलिंग और उसके बाद 5 घंटे का ऊपर तक आना, इतनी भीड़ को फेस करना, दिन भर में पूरा ये जो सफ़र रहा और उसके बाद और 5 घंटे का सफ़र जो नीचे उतरना था। उतरते उतरते अंधेरा हो जाता, अंधेरा हो जाता और बस कुछ डर भी थे। अभी कुछ कटना बाकी था। तो वहाँ से हमने निकलना तय किया और हम घोड़े से वापस नीचे लौट आए। नीचे लौटते लौटते ये फील हुआ कि क्या वो व्यक्ति हमें वापस लेने आएगा, हम होटल कैसे पहुँचेंगे। और कुछ एंजाइटी भी है, अभी स्वभाव में वो शांति नहीं बनी थी। कुछ स्वभाव भी अभी थोड़े से उग्र 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 हो जाता था। तो मैंने उसे कॉल किया कि भैया आप आ जाओ, नहीं चलेगा, आपको ही लेने आना पड़ेगा और बस आप कुछ भी करो, आ जाओ, आपने बोला था और हमें अपने ठिकाने पहुंचा दो। और लोग भीड़ में एक एक ऑटो में या एक एक जो भी टेम्पो या जो भी जिप्सी होती हैं उसमें भर भर के जा रहे थे और हम खड़े थे कि वो हमें ले जाएं। और वो व्यक्ति आया, बहुत जेन्युइन बंदा था, वो व्यक्ति आया और हमें अपने ठिकाने पहुंचा गया। तो मतलब ये यात्रा हमारी समाप्त हुई और ये यात्रा में बस इतना ही हमें अनुभव हुआ कि अनप्लान्ड जर्नी। हमने नहीं सोचा था कि हरिद्वार से ऋषिकेश और ऋषिकेश से हम केदारनाथ की ओर आएंगे। इससे आगे का सफ़र मैं इसके बाद के अध्याय में आपसे शेयर करूंगी। ये सारे प्रकरण अनुभव से भरे हैं। हर अनुभव हमें कुछ बेहतर बनाता जा रहा है, कुछ बेहतर देता जा रहा है। हम बदलते जा रहे थे। हर समय, हर क्षण हम अनिश्चितताओं का सामना करते जा रहे थे। 2 लेडीज़, एक लड़की और एक औरत, एक ऐसी फीमेल जिसने अपनी ज़िंदगी में सिर्फ बंधन में जीवन जिया था, सिर्फ लिमिटेशंस में जीवन जिया था। समाज में दूर दूर तक ऐसी फ्रीडम किसी ने नहीं ली थी, ऐसे बंधन किसी ने नहीं तोड़े थे जो बंधन मैं तोड़ती जा रही थी। ना मेरे परिवार में ये एक्सेप्टेंस में था, ना मेरे समाज में ये एक्सेप्टेंस में था, ना मेरी धार्मिक मान्यताएं या वो धर्म से बंधा हुआ समाज इसे स्वीकार कर पाता। तो धीरे धीरे मेरे अनुभव मुझे और विकसित करते जा रहे थे, खोलते जा रहे थे। इसे आगे के प्रकरण में मैं और इसे आगे का अध्याय शेयर करूँगी। तब तक के लिए मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।